अक्सर जब हम किसी पेशेवर व्यक्ति के काम के बारे में सोचते हैं ना, हम्म। जैसे कि कोई सर्जन हो या कोई इंजीनियर, हम्म। तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और एकदम वैज्ञानिक तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही ब्लैक एंड वाइट सी इमेज होती है। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। मतलब अगर किसी की हड्डी टूट गई है हम्म। तो डॉक्टर सीधा एक्सरे देखता है, हम्म। उस काली फिल्म पर एक सफेद टूटी हुई लकीर होती है हम्म। और डॉक्टर बिना किसी भावना के बस उस तरफ इशारा करके बता देता है कि भाई समस्या ठीक यहाँ है। सही कहा। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, उसमें कोई कहानी नहीं होती। बिल्कुल। हम्म। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम्म। हम जिस विषय की परतों को खोलने वाले हैं ना, हम्म। वो इतना सीधा और साफ बिल्कुल नहीं है। आज हम कानूनी ड्राफ्टिंग और तथ्यों के विश्लेषण की उस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर से देखने पर शायद भारी भरकम लैटिन शब्दों और मोटे मोटे पन्नों का एक उबाऊ पुलिंदा लगे। और लोगों को लगता है कि ये बस बैठकर टाइप करने वाला काम है। हाँ। उन्हें लगता है कि बस किसी क्लर्क की तरह टाइप करना है। लेकिन जब हम इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझते हैं तो पता चलता है कि ये एक बेहद पैनी रणनीतिक कला है। एक मास्टर रणनीतिकार का काम है जो अराजकता के बीच से एक साफ रास्ता निकालता है। बिल्कुल, यह एक शतरंज के खेल जैसा है एकदम। तो इस चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे एक विशेषज्ञ मुवक्किल की भावनाओं और उलझी हुई कहानियों के एक बहुत ही धुंधले जाल से काम की बातें निकालता है, और यह सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कैसे काम आता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, इसका आधार समझना बहुत रोमांचक है। जब हम वकीलों या रणनीतिकारों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बस अदालत में होने वाली उन तीखी बहसों पर जाता है। हाँ, वो फिल्मों वाला क्रॉस एग्जामिनेशन और वो सब। एग्जैक्टली। लेकिन वो तो सिर्फ पहाड़ की चोटी है। मेरा मतलब है असली दिमागी कसरत और मेहनत उस बहस से महीनों पहले एक शांत कमरे में होती है, जिसे हम तथ्यों का संकलन और उनका विश्लेषण कहते हैं। मतलब नींव वहीं रखी जाती है। बिल्कुल। देखिए, एक डॉक्टर और एक कानूनी रणनीतिकार के बीच का बुनियादी फर्क ही यही है कि डॉक्टर के पास मरीज की शारीरिक समस्या एकदम स्पष्ट होती है, लेकिन जब कोई इंसान किसी कानूनी या गंभीर व्यावसायिक समस्या में फंसकर हमारे पास आता है तो वो केवल एक साफ सुथरी समस्या लेकर नहीं आता। हाँ, वो पूरी एक कहानी लेकर आता होगा। कहानी और उसके साथ भावनाओं का एक बहुत भारी बोझ, उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों की कड़वाहट, रातों की नींद उड़ने का तनाव और आधी अधूरी बातों का एक विशाल पुलिंदा। ऐसे में विशेषज्ञों को एक मूक दर्शक बनकर सिर्फ कहानी नहीं सुननी होती। तो उसे क्या करना होता है? उसे एक बहुत ही सख्त फिल्टर की तरह काम करना होता है, और यहीं पर 10 में से 3 का नियम काम आता है। अच्छा, ये 10 में से 3 का नियम क्या है? मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा और गुस्से में 10 बातें बताता है ना, तो एक अनुभवी रणनीतिकार जानता है कि उन 10 बातों में से केवल 3 बातें ही ऐसी हैं जिनका वास्तविकता में कोई कानूनी या तार्किक वजन है। ओह, समझ गया। मतलब बाकी की 7 बातें बेकार हैं। हाँ, बाकी की 7 बातें सिर्फ भावनाएं, शोर और भटकाव हैं। इसे ऐसे सोचते हैं, मान लीजिए मुवक्किल की जो लंबी चौड़ी कहानियां हैं वे एक सोने की खदान से निकाली गई कच्ची मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों की तरह हैं। हाँ, बहुत ही सटीक सादृश्य है ये। है ना? देखने में वो ढेर बहुत भारी और डरावना लगता है, लेकिन रणनीतिकार का काम उस पूरी मिट्टी को ट्रक में भरकर अदालत ले जाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका असली काम उस मिट्टी को बहुत ही सावधानी से धोना है ताकि उसमें से सोने के छोटे छोटे टुकड़े निकल सकें। ये सोने के टुकड़े ही असल में कानूनी तथ्य हैं। एकदम सही। अदालत केवल इन सोने के टुकड़ों की कीमत तय करती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आ रहा है। किसी भी इंसान के लिए जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, अपनी भावनाओं को किनारे रखना लगभग असंभव होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। जैसे मान लीजिए किसी के पड़ोसी ने जमीन के विवाद में उसे सबके सामने पूरी तरह गालियां दी हैं। उस इंसान के लिए तो वो सार्वजनिक अपमान ही सबसे बड़ा मुद्दा है ना, क्योंकि चोट तो उसे वहीं लगी है। बिल्कुल, उसके लिए वही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है उस वक्त। तो ऐसे में एक विशेषज्ञ उस मिट्टी को कैसे धोता है? क्या किसी इंसान के उस दर्द को दरकिनार करना और उसे ये बताना कि देखिए आपकी भावना यहाँ काम की नहीं है, ये बहुत मुश्किल और निर्मम नहीं हो जाता? बाहर से देखने पर यह बहुत निर्मम लग सकता है, लेकिन न्याय तक पहुंचने के लिए ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो समझना होगा। अदालतें या कोई भी औपचारिक ढांचा जज्बातों या आंसुओं पर फैसले नहीं सुनाता। हाँ, वो तो सबूत मांगते हैं।
बिल्कुल, वे पूरी तरह से ठोस तथ्यों और स्थापित कानूनों पर चलते हैं। अगर कोई ड्राफ्टर मुवक्किल की भावनाओं में बह जाए, जैसे कि वो पड़ोसी की गाली या 20 साल पुरानी पारिवारिक रंजिश, और उन बातों को कानूनी ड्राफ्ट में प्रमुखता दे दे, तो क्या होता है कि न्यायाधीश का ध्यान मुख्य कानूनी मुद्दे से हटकर उन फालतू की बातों पर चला जाता है। और जज के पास इतना समय भी तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब जज कहानी में उलझ जाता है तो असली मुद्दा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि मिट्टी को धोकर सोना निकालना असल में मुवक्किल के प्रति निष्ठुर होना नहीं है। ये तो उसके अधिकारों की रक्षा करने का सबसे पेशेवर तरीका है। वाह, ये नजरिया तो पूरी प्रक्रिया को देखने का ढंग ही बदल देता है। हाँ, शोर को बेरहमी से हटाना ही पड़ता है ताकि सच की आवाज साफ साफ सुनी जा सके। तो एक बार जब उस कच्ची मिट्टी को ढो लिया गया और हाथ में वो सोने के टुकड़े आ गए, तो फिर अगला कदम क्या होता है? इन तथ्यों को यूं ही तो पेश नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इन्हें एक तार्किक ढांचे में सजाना होता है, जिसे हम क्रोनोलॉजी या घटनाक्रम कहते हैं। अच्छा, क्रोनोलॉजी। हाँ, ये तथ्यों की ईंटों से एक मजबूत दीवार या केस का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। जैसे अगर हम अवैध कब्जे का एक उदाहरण लें, जो बहुत आम है, तो इसे 4 स्पष्ट चरणों में बांटा जा सकता है। वो 4 चरण क्या है? सबसे पहला चरण होता है दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना। अगर विवाद इस बात पर है कि जमीन किसकी है, तो सबसे पहले सेल डीड यानी रजिस्ट्री का सत्यापन किया जाता है। हाँ, जिससे पता चले कि असली मालिक कौन था। सही, लेकिन केवल रजिस्ट्री दिखाना काफी नहीं होता, क्योंकि कानून बदलती स्थितियों को भी देखता है। इसलिए दूसरा चरण आता है राजस्व रिकॉर्ड की जांच करना। राजस्व रिकॉर्ड मतलब वो दाखिल खारिज वगैरह? एकदम सही। दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, और खतौनी, क्योंकि किसी ने 50 साल पहले जमीन खरीदी होगी, लेकिन आज वर्तमान में सरकारी रिकॉर्ड में उस पर कब्जा किसका दर्ज है, टैक्स कौन भर रहा है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके बाद तीसरा चरण आता है, जो अक्सर सबसे ज्यादा पेचीदा होता है, एक सटीक टाइमलाइन तैयार करना। टाइमलाइन मतलब घटना कब घटी? हाँ, ये तय करना कि अवैध कब्जा असल में किस दिन, किस तारीख और किस समय शुरू हुआ। और अंत में चौथा चरण होता है उन पूर्व कार्यवाहियों का दस्तावेजीकरण जो घटना के तुरंत बाद की गईं, जैसे कि क्या पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज हुई या कोई लीगल नोटिस भेजा गया। बिल्कुल। जब इन चारों चरणों को एक क्रम में पिरोया जाता है, तब जाकर तथ्यों की वो अभेद्य दीवार बनती है जिसे तोड़ना विरोधी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो तीसरा चरण है ना, टाइमलाइन तैयार करना, ये हिस्सा मुझे एक डिटेक्टिव या थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है। सच में ये बिल्कुल वैसा ही होता है। मतलब कानूनी दुनिया में ये बहुत कड़ा नियम है कि बिना सटीक तारीख के बताई गई कोई भी बात बस एक हवाई आरोप है, तथ्य नहीं। मैंने देखा है लोग अक्सर कहते हैं कि कब्जे की घटना होली के आसपास हुई थी। हाँ, होली के आसपास या सर्दियों की शुरुआत में। अब किसी भी कोर्ट में होली के आसपास तो नहीं टिक सकता ना। बिल्कुल नहीं टिकेगा। यहीं पर ड्राफ्टर की भूमिका एक जासूस की हो जाती है। पुराने कागजों के ढेर से पुलिस की मोहर खोजना, मेडिकल बिल देखना या बैंक पासबुक की एंट्री से तारीखें खोदकर निकालना। लेकिन एक बात बताइए, क्या क्रोनोलॉजी इतनी नाजुक चीज है? क्या मतलब? मतलब क्या पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक गलत तारीख पूरी कहानी की विश्वसनीयता को ताश के पत्तों की तरह गिरा सकती है? इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। एक गलत तारीख किसी भी मजबूत केस को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। सच में? इतना ज्यादा असर होता है? बिल्कुल। देखिए, एक सटीक क्रोनोलॉजी केवल घटनाओं को लिखने का नाम नहीं है, ये घटना की सच्चाई को साबित करने का वैज्ञानिक तरीका है। मान लीजिए कोई मुवक्किल कहता है कि 15 जनवरी को उसके साथ धोखाधड़ी हुई और उसने तुरंत पुलिस को बताया। ठीक है। लेकिन जब आप कागज देखते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन 20 जनवरी का निकलता है और पुलिस शिकायत 25 जनवरी की। हाँ, तो क्या हुआ? कहानी आपस में ही टकराने लगी। एग्जैक्टली। जज के मन में तुरंत लाल झंडी उठ जाएगी कि कहानी मनगढ़ंत है। इसलिए हर एक तारीख को अटूट चेन की तरह जुड़ना चाहिए। अगर एक भी छेद रहा तो विरोधी उस पर हमला कर देगा। ये तो वो आदर्श स्थिति हो गई जहां सब सही चल रहा है। लेकिन असल दुनिया में हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, बहुत सी गलतियां होती हैं। ड्राफ्टिंग में कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और मुझे लगता है ये अक्सर अनुभव की कमी या दबाव के कारण होती हैं, खासकर जो युवा वकील होते हैं। हाँ, जो नए पेशेवर होते हैं उनमें ये बहुत आम है।
उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है। उन्हें डर लगता है कि अगर कोई बात छोड़ दी तो केस हार जाएंगे, और इस डर में वे मुवक्किल की हर एक बात को ज्यों का त्यों, जिसे वर्बैटम कहते हैं, लिख डालते हैं। और ये एक बहुत ही जानलेवा पेशेवर गलती है। जब आप डर के कारण सब कुछ पन्नों पर उड़ेल देते हैं तो आप चीजों को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि और उलझा रहे हैं। मतलब वो 30 साल पुरानी पारिवारिक रंजिशें भी लिख देते हैं। सब कुछ, किसी शादी में हुई बहस, पुरानी बातें जिनका वर्तमान विवाद से कोई लेना देना नहीं है। इससे जज का ध्यान लॉ पॉइंट से पूरी तरह भटक जाता है, और निर्णय लेने वालों के पास इतना समय नहीं होता कि वो 100 पन्नों की कहानी पढ़ें। मुझे तो ये एक फिल्म निर्माण की प्रक्रिया जैसा लग रहा है। वो कैसे? मान लीजिए कोई नया निर्देशक है, उसने बहुत मेहनत से सैकड़ों घंटे की फिल्म शूट की। अब एडिटिंग के वक्त अपनी असुरक्षा के कारण वो सारे डिलीट किए गए सीन भी फिल्म में जोड़ देता है। अरे वाह, क्या सादृश्य है! तो जो फिल्म एक कसी हुई थ्रिलर बन सकती थी, वो एक लंबी, उबाऊ और दिशाहीन फिल्म बन जाती है। दर्शक, जो कि हमारा जज है, वो बोर हो जाएगा। ये तुलना एडिटिंग की अहमियत को पूरी तरह साफ कर देती है। एक बेहतरीन ड्राफ्ट का संक्षिप्त होना सिर्फ पन्ने कम करना नहीं है, ये सीधे तौर पर न्यायाधीश के समय का सम्मान करना है। बिल्कुल सही। एक महान ड्राफ्टर वो नहीं है जो ये जानता है कि पन्ने पर क्या लिखना है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि पन्ने से क्या हटाना है। वाह, क्या हटाना है ये जानना बहुत मुश्किल कला है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ अदालत और वकीलों की बात की। मुझे लगता है ये जो तथ्यों को छानने की कला है, ये सिर्फ कानूनी पेशे तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से यूनिवर्सल ढांचा है ना? मतलब अगर कोई नया बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कोई रिसर्च करनी हो, या रोजमर्रा की समस्या सुलझानी हो, ये प्रक्रिया हर जगह लागू होती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है। इसका पहला चरण तैयारी होता है। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इन बुनियादी सवालों को समझना। और उसके बाद आता है संकलन, यानी जानकारी इकट्ठा करना। यहाँ हम स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में बांटते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत मतलब प्राइमरी स्रोत वो हुए जो सीधे घटना से जुड़े हैं, जैसे कोई चश्मदीद गवाह या सीसीटीवी फुटेज। हाँ, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। और द्वितीयक स्रोत वो जो किसी और के माध्यम से आते हैं, जैसे अखबार की रिपोर्ट। बिल्कुल। और जब ये डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब विश्लेषण शुरू होता है। इसके लिए एक्सेल, माइंड मैप जैसे टूल्स का उपयोग होता है। कानूनी मामलों में IRAC यानी IRAC मेथड बहुत चलता है। इशू, रूल, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। बिजनेस में SWOT एनालिसिस काम आता है, और इसका सुनहरा नियम है अपना 70% समय तैयारी में लगाएं और 30% विश्लेषण में। 70-30 का नियम। लेकिन यहाँ एक और बात आती है। कहा जाता है कि सिर्फ अपने पक्ष के तथ्य मत जुटाओ, बल्कि वो तथ्य भी खोजो जो विरोधी के पक्ष में हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यावहारिक रूप से सोचिए, कोई इंसान अपने ही खिलाफ सबूत क्यों खोजना चाहेगा? क्या विरोधी के तर्कों को पहले से सोचना हमें कमजोर नहीं बनाता? ये सवाल पहली नजर में सही लगता है, लेकिन रणनीति की दुनिया में ये धारणा 100% गलत है। अच्छा, ऐसा क्यों? दरअसल अपनी कमजोरियों को पहले से खोजना आपको कमजोर नहीं, अभेद्य बनाता है। जब आप डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की मदद से अपने केस को विरोधी की नज़र से देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी किले की दीवार कहाँ से कमजोर है। ओह, समझ गया। मतलब अगर मुझे मेरी कमजोरी नहीं पता होगी, तो मैदान में विरोधी उस पर हमला कर देगा। बिल्कुल। अपनी कमजोरियां जानने से आप ये तय कर पाते हैं कि आपका केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित हो सकता है या सिर्फ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर टिका है। ये तो एकदम हाई लेवल शतरंज खेलने जैसा हो गया, जहां आप अपनी चाल के साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि सामने वाला उसे कैसे काटेगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। इसीलिए इसे सिर्फ क्लर्क का काम नहीं, एक गहरी रणनीतिक तैयारी कहा जाता है। इस पूरी दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कच्ची भावनाओं की मिट्टी से तथ्यों का सोना निकालना ही असली रीढ़ की हड्डी है। कानपुर के एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं लाल सिंह यादव जी। हाँ, उनका वो मशहूर उद्धरण। बिल्कुल। उनका कहना है, अगर आपने पहला स्टेप सही कर लिया तो आधा केस यहीं जीत लिया। यही आज की चर्चा का निचोड़ है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शुरुआती मेहनत आपको बाद के भटकाव से बचाती है। मानवीय संवेदनाओं को समझना, लेकिन फैसले तथ्यों पर लेना ही एक सच्चे रणनीतिकार की पहचान है। एकदम सही। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार है। जरा सोचिए, अगली बार जब घर में या ऑफिस में किसी से बहस हो, तो क्या आप अपनी ही सोच पर इस 10 में से 3 के नियम को लागू कर सकते हैं?
ये बहुत मुश्किल लेकिन कारगर होगा। बिल्कुल। यदि हम अपनी शिकायतों के पहाड़ से भावनाओं और अहंकार की कच्ची मिट्टी को धो दें, तो हमारे पास कितने असली सोने के टुकड़े बचेंगे। शायद हमें एहसास हो कि ज्यादातर लड़ाइयां असल मुद्दों पर थी ही नहीं। इसी विचार के साथ तथ्यों और रणनीति की एक गहरी चर्चा यहीं संपन्न होती है।